नमस्कार, मी नेहा. शंखानाच्या सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमामार्फत आपण सर्वांचे स्वागत करतो. आज आपण उपस्थित आहोत नागपूर स्थित शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिकमध्ये. राधेश्याम गुप्ता इथले संचालक आहे आणि आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे डॉक्टर अतुल तेलरांदे, जे आयुर्वेद तज्ज्ञ आहे. आज आपण त्यांच्याकडनं आयुर्वेदाबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया. नमस्कार सर. शंखानाच्या सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमात मी नेहा आपले खूप स्वागत करते. चर्चेला शुरुआत करूया अपन. मेरा पहला सवाल ये है कि इनफर्टिलिटी क्या है? जी देखिए, फर्टिलिटी का मतलब होता है जनरेशन या ऑफस्प्रिंग्स को आगे बढ़ाना. यानी जब किसी कपल की शादी होती है उसके बाद दे एक्सपेक्ट अ बेबी आफ्टर अ सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट, तो इसी को हम फर्टिलिटी कहते हैं. यानी बेबी को कंसीव करना, उसको जन्म देना, ये फर्टिलिटी कहा जाता है. ये एक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है एक मेल और एक फीमेल की. ठीक है, तो व्हेन दे कम इनटू द कॉन्टैक्ट दे कंसीव अ बेबी, इसे हम फर्टिलिटी कहते हैं. ये एबिलिटी टू कंसीव अ बेबी इज नोन एज फर्टिलिटी. जब ये एबिलिटी खो जाती है या ये नष्ट हो जाती है या एबिलिटी का लॉस हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी. इसको हिंदी में बांझपन या संस्कृत में वंध्यत्व भी कहा जाता है, जिसमें पर्टिकुलर कपल, मेल एंड फीमेल, और either both of them or one of them loses the ability to give birth or to a new offspring, that is known as infertility. मुख्य कारण क्या है इनफर्टिलिटी होने का? देखिए, इनफर्टिलिटी के लिए हम दो सेक्शन में कर सकते हैं. कारणों की बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी, इस टाइप के हम दो अलग अलग उसके डिवीजन कर सकते हैं, टाइप्स कर सकते हैं. तो जो कारण मेल के हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के लिए फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर माने जाएंगे, और जो कारण फीमेल्स के इसमें आते हैं वो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कॉजेस माने जाएंगे. इसके साथ साथ उसके और टाइप्स भी बताए जाते हैं. इनफर्टिलिटी के टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर 1 ईयर अगर वो कंसीव नहीं होते तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी. लेकिन किसी को एक बेबी हो चुका है और दूसरे के लिए वो ट्राई कर रहे हैं और तब उनको कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. कारणों की बात करते समय मेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहले होगा ओलिगो या अजूस्पर्मिया, यानी स्पर्म काउंट कम हो जाना या नहीं रहना, जीरो पे आ जाना, एक कारण हो गया. दूसरा, जो स्पर्म्स है उसकी या सीमेन के अंदर अगर हम एनालिसिस करके देखते हैं तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाना है, यानी स्पर्म की एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, मेल गैमेट की फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करके कंसीव करने की एबिलिटी खत्म हो जाना, ये कॉज है उसका. ठीक है, अब उसके पीछे भी बहुत सारे हार्मोनल कारण माने जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल कॉजेस हैं. न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, हाइपरलिपिडेमिया है, फैक्टर्स जैसे जिन कारणों से स्पर्म्स ठीक से उसकी बॉडी में बन नहीं पाते हैं. आइदर फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस हो सकते हैं कि जो कॉर्ड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं हो पा रहा है, ये सारे. इसके लिए हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, हाइपर कोलेस्टेमिया, डायबिटीज़ एक कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं. इसके अलावा हार्मोन्स. सेम इधर अगर हम फीमेल्स में देखते हैं तो फीमेल में यूटराइन कॉजेज हो सकते हैं, यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिटी और फंक्शनल एबनॉर्मिटी. यूट्रस के अंदर की जो दीवार है एंडोमेट्रियम, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, एंडोमेट्रियोसिस, ये एक कारण होता है. डायबिटीज़, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये कॉजेस तो है ही है. इसके अलावा इरेगुलर मेंसेस होना, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स, फाइब्रॉइड्स होना, यूट्रस के अंदर कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी की तरह होना, ये भी कंसीव होने से रोकते हैं, यानी इनफर्टिलिटी का ये भी एक कॉज है. इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हीमोग्लोबिन एनीमिया, जिसको न्यूट्रिशनल एनीमिया, ये सारे कॉजेज भी होते हैं जिससे फीमेल कैन नॉट कंसीव. ओके, तो इन कारणों की वजह से अदर मेल हो या फीमेल हो, दे लूज द एबिलिटी टू गिव सक्सेसफुल बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड. दैट इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के प्रकार कितने हैं? अभी मैंने प्रकारों की भी बात की थी, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी, इन फीमेल इनफर्टिलिटी, राइट, ये प्रकार हो गए. बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में 1 साल तक सक्सेसफुल कांटेक्ट होने के बावजूद कंसीव ना होना. सेकेंडरी में ये होता है कि पहले बच्चा हो जाता है और उसके बाद अब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हो जाते हैं, देन दे कैन नॉट कंसीव, देन दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. तो ये दो इस टाइप के हम उसको
आयुर्वेद के हिसाब से भी हम इस तरीके से उसको अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनबैलेंस होना ये मुख्य कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी में, ऐसा आपको लगता है? या डेफिनेटली, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलराइज होना बहुत आवश्यक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के इसमें कैसे मंथली आता है, उसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल द प्रिपरेशन टू गिव चाइल्ड टू द बर्थ, यस, राइट, चाइल्ड को बर्थ देने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, उसमें एंडोमेट्रियम ग्रो होता है, वो किसके लिए, गर्भशैया बनने के लिए, यानी कंसीव होने के बाद जो जाइगोट होता है या बेबी होता है वो जाके वहाँ पे इम्प्लांट हो जाए, यस, और वो धीरे धीरे ग्रो हो। जब कंसीव नहीं होता है, यानी गैमेट्स मीट नहीं होते, यानी कांटेक्ट नहीं होता है, तब क्या होता है कि वो जो एंडोमेट्रियम ग्रोन हुई है वो एक टाइम के बाद ढह जाती है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और पीरियड्स आते हैं। ये साइकिल है, यानी एवरी मंथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर्स टू गिव implanting way to the conceive zygote. So menstrual cycle अगर प्रॉपर हो, रेगुलर हो, और हॉर्मोन्स रेगुलरली चलते रहे, तभी सक्सेसफुल कंसेप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर होने के बावजूद भी बेबी कंसीव नहीं कर सकती लेडीज, तो उसका मुख्य कारण क्या है, ऐसा आपको लगता है? मुख्य कारण बाकी है, हार्मोनल कॉजेस हो सकते हैं। ओके, मेल, अगर हम फीमेल की बात करें तो हो सकता है मेल अगर कॉम्पेटिबल ना हो, उसको Yes. स्पर्म काउंट लो हो, ये एक कारण हो सकता है। अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो हो सकता है वो डायबिटिक हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो, उसके रेगुलर साइकिल तो आते हो, लेकिन उसको पीसीओडी हो, फाइब्रॉइड हो, हार्मोन्स में गड़बड़ हो। तो रेगुलर साइकिल अगर परफेक्ट आते हैं ना, जो जिससे हम बोलेंगे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो चांसेस कम है इनफर्टिलिटी होने के। ओके, लेकिन इसके बावजूद अगर हो रहा है तो देयर आर सम अदर रीजंस। कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, या फिर अनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन होके जो आपका फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे ओवम आ ही नहीं पाता, तो स्पर्म उसको कंसीव नहीं कर पाता, उसको इन्वेट नहीं कर पाता। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने के बाद भी बाकी अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज है, तो भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का कारण। मतलब आपके हिसाब से नंबर ऑफ रीज़न है इनफर्टिलिटी के, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा भी देख सकते हैं कि कई महिलाओं को इनफर्टिलिटी होने के यह भी कारण है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर आती है, लेकिन वो बेबी कंसीव कर सकते हैं। लेती है, तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि कभी कभी इरेगुलर साइकिल हो जाती है, लेकिन फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, मेल गैमेट आए, स्पर्म आए, फीमेल गैमेट यानी ओवम आए, दोनों फ्यूज हो जाए, जाइगोट बने, और वो एंडोमेट्रियम जाके इम्प्लांट हो जाए। ये प्रोसेस अगर ठीक से हो जाए और उसको ग्रोथ मिलती रहे, और वो जाके बाद में फुल्ली डेवलप बेबी बन जाए, इतनी चीज़ें अगर होती रहेगी तो भी अगर साइकिल इरेगुलर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, यानी ये अगर नहीं, ये होने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है बीच में, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या फंक्शनल हो, तब जाके इनफर्टिलिटी बढ़ती के चांसेस है। है। आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी के ऊपर निदान क्या है या फिर किस प्रकार से है? क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कोई महिला अगर बेबी कंसीव नहीं कर सकता तो वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, तो आयुर्वेदा में इसका क्या निदान दिया? आयुर्वेदा में उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट की पैटर्न्स हैं। बेसिकली जो कॉज है, जिस कारणों से अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी की तरफ जा चुका है, तो हम कारण हम पहले देखेंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है तो उसको, जैसे पीसीओडी है, फाइब्रॉइड, उसको निकाल देती है, यानी इंटरनल यूट्राइन कॉजेस को निकाल देगी, हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगी, एंड गैमेट्स यानी बीज जो है मेल और फीमेल दोनों को स्ट्रेंथन करेंगी, तो जाके प्रोसेस प्रॉपर होगा एंड देयर विल बी कंसेप्शन। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण क्या है आपके हिसाब से? हार्मोनल इम्बैलेंस होने के लिए स्ट्रेस है सबसे इम्पोर्टेंट, इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स, उसके बाद जो आपका रूटीन है या आपकी अपनी लाइफस्टाइल है। फीमेल्स में लाइफस्टाइल अभी काफ़ी मॉडर्न हो गया, एंड दैट इज़ नॉट साइंटिफिक लाइफस्टाइल, तो दैट ऑल्सो कॉजेज हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हाई हील यूज़ करना ओवेरियन न्यूरल्जिया का कॉज है, सब जानते हैं, इसके बावजूद दे यूज़ हाई हील सैंडल्स फॉर लॉन्गर टाइम। टाइट क्लोथिंग्स हो जाता है, और जो जंक डाइटरी हैबिट्स, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया,
ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस तो आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, वो भी एक उसका कॉज माना जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी कॉजेज, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग क्या होना चाहिए, रेस्ट शुड बी टेकन, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लेना चाहिए, लेकिन उस दरमियान ओवर वर्क करेगी। लेडीज़ वर्किंग है, वो घर पे भी रहती है, बाहर भी काम करती है, उसके ऊपर सारा स्ट्रेस है, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। देखेंगे आप, मतलब आपके हिसाब से खान पान ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हमको हार्मोन्स या फिर लाइफस्टाइल एक अच्छी तरह अगर हमको प्रिपेयर मतलब लाइफस्टाइल में अगर ढलना है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। हम बहुत बार देखते हैं डॉक्टर कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स या फिर आफ्टर 20 ईयर्स किसी को बेबी कंसीव होता है, तो वो किस तरह से या फिर उसका कारण क्या है? जो कारण, जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जिसके मैंने बताया ना आपको, कंसीव होने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्पर्म, एक स्ट्रॉन्ग ओवम, एक यूटेराइन एटमॉस्फेयर, कंसेप्शन के बाद वो इम्प्लांट हो जाए एंडोमेट्रियम में, एंड वो ग्रो हो 9 मंथ तक और चुपचाप बाहर आ जाए, नहीं तो हम उसको सीजर करके निकालें। ये चीज़ अगर 20 साल बाद भी अगर फेवरेबल एटमॉस्फेयर, इसको आयुर्वेद में ऋतु कहा है, ठीक है, ऋतु यानी सीजन, सही सीजन मिल गया, चाहे जब भी लाइफ स्पैन में हो, तब जाके वो कंसीव करेगी। 20 ईयर्स के बाद कंसीव होती है, बहुत प्रयत्न करने के बाद ये सारे फैक्टर एक जगह आ गए तो कंसीव हो जाती। कभी कभी नेचुरली आ जाते, कभी कभी मेडिसिन लेने से या ट्रीटमेंट लेने से आते। तो जब भी कंसीव हुआ है तो ये इन्हीं कारणों से हुआ, ऐसा समझ लीजिए, और नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये समझ लीजिए, सिंपल। उसी ऋतु को यानी राइट सीजन को, राइट कंडीशन को लाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इफ अगर कोई बेबी कंसीव नहीं कर सकता तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी या IUI जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो उसका किस हिसाब से मतलब सच में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको लगता है? उसमें सक्सेस रेट भी है और फेलियर्स भी है। आप जाके किसी भी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में चले जाओ, IUI सेंटर में चले जाओ, यू विल गेट द डाटा फ्रॉम देयर। सक्सेस रेट भी है और फेलियर रेट्स भी है। लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल है क्या आपके हिसाब से, ऐसा लगता है आपको? दैट इज नॉट हार्मफुल, कंसेप्शन करने का मॉडर्न टेक्निक है, ओके, दैट इज नॉट हार्मफुल। वो कैसे हार्मफुल हो सकता है? कुछ मेडिसिन अगर आप साइड इफेक्ट वाली हार्मोनल पिल्स वगैरह लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉज करती है, बट IUI या फिर ये सारी टेक्निक्स जो है टेस्ट ट्यूब पे, ये मॉडर्न टेक्निक है कंसीव करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट दैट हार्मफुल। इट इज़ एब्सोल्युटली वो नेचुरल वे से ही कंसीव कराने की कोशिश की जाती है, सिर्फ उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास किया जाए। ओके, ऐसा अगर हम एज कम्पेयर टू अदर पैथीज, अगर हम आयुर्वेद के बारे में अगर बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी का 100% रिजल्ट आयुर्वेद में है, ऐसा आपको लगता है? 90% से अबव हम लोग सक्सेस रेट देते हैं। ओके, हमारे पास अगर फॉलोअप के लिए पेशेंट आता है तो 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट हमारे पास है, बट पेशेंट शुड हैव पेशेंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है कई बार ट्रीटमेंट। कभी कभी मंथ में, 1 महीने में कंसीव हो जाती है, कई बार 6 महीने, कई बार सालों लग जाते हैं करेक्शन के लिए। सो सक्सेस रेट तो है, जस्ट पेशेंट हैज़ टू बी पॉजिटिव, ही शुड बी पेशेंस एंड ही शुड टेक ऑल द मेडिसिन एंड प्रिकॉशंस। हमारे पास सक्सेस रेट अच्छा है, सो प्रोसीड कर सकता है पेशेंट, देयर इज नो इशू। सक्सेस रेट तो अच्छा है, हम लोग बिल्कुल उसको अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनफर्टिलिटी जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि जो हम अभी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें मतलब 50% तो है, मतलब चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, तो हमारी लाइफस्टाइल हो या खान पान हो वो किस तरह से होना चाहिए आपको ऐसे लगता है? क्योंकि हम कभी भी कुछ भी खाते हैं। तो देखो, शाम के समय है ना, हेवी डाइट नहीं लेना चाहिए। जैसे जैन पैटर्न में खाना खाते हैं, शाम को 5 बजे के बाद दही बेसन की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, घी से भुनी हुई चीज़ें, हेवी डाइट लाइक नॉन वेज शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि हम शाम को खाना खा के सो जाते हैं। दिन में आपको जो भी हेवी डाइट लेना है लीजिए, ऐसी चीज़ों को जिससे कि आपको हेवीनेस, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़। कई बार देखो फीमेल्स है ना, आजकल तकिया लेती है, बड़ी बड़ी तकिया लेती है, दैट कॉजेज एनहांसमेंट एंड कॉम्प्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस। एक बात मैंने ये भी की थी, पीरियड्स के दरमियान ओवर एग्जर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन दैट ऑल्सो इज़ हार्मफुल। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनके कारण, ये लाइफस्टाइल के कारण हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, एंड देन दैट इज बिग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। आप हमारे दर्शकों को जो इनफर्टिलिटी है उसके बारे में एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहोगे कि जिस हिसाब से लोग जागरूक हो सके? देखिए, फर्टिलिटी आपका अधिकार है। अगर आप चाहते हो कि आपको चाइल्ड हो तो ये आपका अधिकार है और नेचुरल अधिकार है, ठीक है। और
दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वो कोई चीज़ अपने को बहुत एफर्ट लेने की उसमें ज़रूरत नहीं होती, नेचुरली हो जाता है। पहले के लोगों में देखो शादी होती थी, बच्चे होते ही थे। अभी कैसा है, बच्चा होना है ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एंड उसके लिए कारण क्या है? ये कारण है इनफर्टिलिटी के अलग अलग कॉजेस, और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ है हमारा खान पान का तरीका, जो कि आजकल अनसाइंटिफिक हो गया। साइंटिफिक तरीके से खाना खाइए। खाना खाने के तरीके होते हैं, नियम होते हैं। खाना आपको रात का, जैसे मैंने बताया, भी हैवी नहीं खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड जो बाहर का खाना है उसको लिमिट में खाना है, आप डाइजेस्ट कर सके ऐसा खाना है। आपकी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जिसके कारण से आपका फिटनेस रहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, तो फिर देखिए आपको ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं।